राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल देख के आप चौंकना मत। जो मैंने आज के वीडियो का टाइटल रखा है, हिम्मत है तो जाट को खरीद के दिखाओ। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आज के वीडियो में कोई जाटों का वकील बनने का इरादा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे जाट दूध के धुले हुए हैं। जाटों में भी एक से एक घटिया, एक से एक नीच इंसान होते हैं। लेकिन फ़र्क आज के वीडियो में समझाऊंगा। अभी जो पंजाब में तोड़फोड़ हुई, इससे पहले जो हरियाणा में तोड़फोड़ हुई थी अभी 1-2 महीने पहले राज्यसभा के चुनाव में, तो ऊपर वाले का शुक्र है दोस्तों। जो हरियाणा के अंदर 5 विधायक टूटे थे, उसमें एक भी जाट नहीं था। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उसमें एक दलित जाति की महिला थी, एक ओबीसी जाति की महिला थी, 2 मुस्लिम थे और एक दलित जाति का सिख था। और ऐसे ही अभी जो पंजाब में 7 एमपी टूटे हैं, 7 ही एमपी थे दोस्तों। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 7 ही एमपी थे और 7 ही टूटे हैं। लेकिन एक उसमें दिल्ली की भी है, स्वाति मालीवाल। तो एक जो नहीं टूटा पंजाब के अंदर, एक एमपी जो नहीं टूटा, उसका नाम है बलबीर सिंह सींचेवाल। बुजुर्ग आदमी है, पर्यावरणविद है और जट सिख है। तो भगवान का शुक्र है कि उसने अपना ईमान बचा के रखा। हालांकि उसके पास भी ऑफ़र खूब आई थी, नोटों के बोरे लेके लोग गए थे, मगर उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। और दूसरा, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है भगवंत मान, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लीडर ना हो और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी ना हो और बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी ना हो, लेकिन वो आदमी एक नंबर का ईमानदार आदमी है। और दुनिया की कोई ताकत उसका दीन और ईमान नहीं खरीद सकती। और वो मरते दम तक अरविंद केजरीवाल के साथ रहेगा। ये आज के वीडियो में मैं कह रहा हूँ, आप लिख कर रख लीजिए। चाहे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी टूट कर बीजेपी में मर्ज हो जाए पंजाब में, लेकिन वो आदमी फिर भी रहेगा अरविंद केजरीवाल के साथ। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में मेरा ये बताने का मकसद ये कदापि नहीं था। जो हरियाणा के अंदर इस समय 2 निर्दलीय एमएलए, एक देवेंद्र कादयान और एक राजेश जून, जाट जाति के, वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। पिछली बार 4 थे, रंजीत चौटाला और अपना सोमवीर सांगवान और एक राकेश दौलताबाद और एक वो जो महम से थे बलराज कुंडू, उन्होंने भी समर्थन दिया था। हो सकता है उनकी विचारधारा भाजपा से मिलती हो। तो किसी की विचारधारा मिलती है, कोई भाजपा को समर्थन देता है, या भाजपा के टिकट से भी चुनाव लड़के जीत के लोग आते हैं जाट जाति के, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर बात यह है कि जिस राज्य में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करती है, पैसे का, एजेंसियों का। जिस राज्य में चुनाव जीत जाती है वहाँ तो जीत ही जाती है, और जहाँ नहीं जीत पाती वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करके सरकारें तोड़ती है। मुझे दिक्कत इस बात से है। आप ज़रा कल्पना कीजिए और मेरी बात को आप कंफर्मेशन कीजिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पंजाब के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। वहाँ पर इनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा का, और विधानसभा में इनके 2 एमएलए हैं 217 की विधानसभा में। तो जिस पार्टी के 2 एमएलए हों, उसके 7 सांसद राज्यसभा के हो कैसे सकते हैं? इस बात का तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सांसदों को वोट तो एमएलए ही डालते हैं। और जब तुम्हारे पास एमएलए ही 2 हैं तो 7 सांसद हो ही नहीं सकते। ये तकनीकी रूप से भी गलत है दोस्तों, और इस देश के संविधान की भी हत्या है। लेकिन आज की डेट में हमारे देश में ना तो संविधान काम कर रहा है, ना ही कोई संस्था और ना ही कोई कोर्ट अपना काम सही ढंग से कर रही है। अब मैं दोस्तों आज आपको एक राज की बात बताता हूँ। बहुत से लोग मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं और उनको ये परेशानी है। वो 2 बातें कहते हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि आपका हर वीडियो बीजेपी के खिलाफ होता है, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपके हर वीडियो में जाटों का महिमा मंडन होता है। मैं दोनों ही बातों का आपको जवाब दूंगा, आप धैर्य से मेरी बात को सुनना। पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो मेरा ये हर वीडियो जाट ओरिएंटेड होते हैं, उसका कारण ये है कि मैं जाट जाति में पैदा हुआ हूँ, और हर जाति के यूट्यूब पर चैनल बने हुए हैं। अपनी जाति की बातें सभी रखते हैं, कुछ इतिहास की बातें, कुछ वर्तमान की बातें, कुछ भविष्य की बातें। तो मैं इतना साधन संपन्न तो हूँ नहीं कि जाटों के लिए 10-20 धर्मशालाएँ बना दूँ या 10-20 स्कूल कॉलेज खोल दूँ या कोई और ऐसा काम कर दूँ। जो सेवा मैं कर सकता हूँ यूट्यूब के माध्यम से जाटों को उनका इतिहास, उनका वर्तमान, उनका भविष्य बताकर, वो मैं कर रहा हूँ। और इससे दूसरी जाति के लोगों को चिड़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
अगर उनके पास भी अपनी जाति के कोई अचीवमेंट है बताने के लिए तो वो भी यूट्यूब चैनल बनाए और बताए, इसमें किसी को दिक्कत क्या है। दूसरी जाति की किसी की बुराई करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपनी जाति की बात करने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात पर मैं आता हूँ कि मैं बीजेपी के खिलाफ क्यों हूँ। कौन कहता है दोस्तों कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं बीजेपी के खिलाफ उस दिन से हुआ जिस दिन से बीजेपी इन दोनों गुजरातियों के हाथ में आ गई। उससे पहले जो बीजेपी के नेता थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, तो मैं भी बीजेपी को ही वोट डालता था। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होना हमारे देश में मुश्किल है, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मेरे को याद है दोस्तों 1998 में एक वोट से सरकार गिर गई थी लोकसभा के अंदर। उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं करी, चाहते तो वो 10-20 MP तोड़ सकते थे, केंद्र में सरकार थी। लेकिन मुझे आज भी उनका वो वक्तव्य याद है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया था लोकसभा के अंदर। उन्होंने कहा था अगर खरीद फरोख्त करके सरकार बचानी पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। एक तो उनका ये वक्तव्य मेरे दिल को छू गया था, और दूसरा उनका एक और वक्तव्य था दोस्तों, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो गुजरात में गए थे। वो वहाँ पर एक साइड में बैठे थे, दूसरी साइड में उनके एज ए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे थे और सामने मीडिया वाले बैठे थे। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था मीडिया के सामने, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, कि राजा का काम नहीं है जो आपने गुजरात में किया है। मैं 2002 के जो गुजरात रॉयट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता है, अपना राज धर्म निभाओ। और मोदी जी ने खिसिया के कहा था हाँ साहब वही निभा रहा हूँ। तो ये दो बातें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के विराट और महान व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। अब दोस्तों मेरे को नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? नरेंद्र मोदी से मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी को हमारी कौम से प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसके पीछे एक ही बात है। जब ये 2000 की मैं बात बता रहा हूँ, हरियाणा के प्रभारी होते थे, जब इनके और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बीच में कुछ बात हो गई थी, उस बात को लेकर इन्होंने जाटों के प्रति एक ग्रंथि पाल रखी अपने मन में। उसके मैं आपको अभी सबूत दे देता हूँ, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मेरे को जूते मार लेना। दोस्तों नंबर एक बात, सतपाल मलिक इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर थे, और जो इनका सपना था RSS का और बीजेपी का 70-80 साल बल्कि सैकड़ों साल का सपना था कि कश्मीर से धारा 370 हटानी है। उस धारा 370 को हटाने का काम तो सतपाल मलिक ने ही किया ना, उन्हीं के हस्ताक्षर से हटी ना। उस सतपाल मलिक को जब वो मरा दोस्तों, तो राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया, उसको झंडे में क्यों नहीं लपेटा गया, और कोई भी बीजेपी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता उसके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गया? ये तो हिंदू धर्म के भी खिलाफ है दोस्तों। गांव में भी जब किसी की मौत हो जाती तो दुश्मन भी उसको लकड़ी देने के लिए चले जाते हैं, और वो तो मरते दम तक इन्हीं की पार्टी का मेंबर था। उसने बीजेपी छोड़ी भी नहीं थी। 5 राज्यों का वो गवर्नर रहा, केंद्र में वो मंत्री रहा, MP MLA सब कुछ वो रहा, और उसका इलाज सरकारी खर्चे पे क्यों नहीं हुआ? वो क्यों सड़ के मरा? RML अस्पताल में एक छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी होता है ना जो नौकरी करता है, उसका भी इलाज सरकार करवाती है। तो ये निजी रंजिश थी या नहीं थी, आप मेरे को बताओ। उसको तिरंगे झंडे में लपेट के अंतिम संस्कार करवाने का हक था कि नहीं था? और बीजेपी का कोई भी नेता, यहाँ तक कि कोई जाट नेता भी क्यों उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया? एक तो मुझे इस बात का जवाब आप लोग दीजिए। दूसरी बात, विनेश फोगाट की मैं बात आपको बताता हूँ। विनेश फोगाट भारत की ऐसी पहली महिला है दोस्तों जो कुश्ती के फाइनल में गई ओलंपिक में। ओलंपिक से बड़ी कोई खेल स्पर्धा नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बड़ी स्पर्धा होती है ओलंपिक। मेडल नहीं जीत पाई, वो मेडल नहीं जीत पाई, उसका कारण सारी दुनिया को पता है, मैं यहाँ उसको दोहराना नहीं चाहता दोस्तों। नंगा सच है, उसको मेडल जीतने नहीं दिया, और किसने नहीं जीतने दिया वो भी सबको पता है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरी, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं गया उसके स्वागत के लिए? आखिर उसने देश का मान सम्मान ही बढ़ाया था। कुश्ती के फाइनल में जाने वाली वो भारत की पहली महिला थी। सिर्फ इसलिए नहीं गए कि उसने बृजभूषण का विरोध किया था, उसके गलत कामों का विरोध किया था। और फिर कहते हैं वहाँ दीपेंद्र हुड्डा क्यों चला गया? भाई तुम भी चले जाते, तुमको कौन रोक रहा था? तीसरी बात इसकी ले लो जगदीप धनखड़ की, तुमने उसको गवर्नर बनाया बंगाल का, तुमने उसको उपराष्ट्रपति बनाया, तुमने उसको हटाया।
अब हटाने के बाद 1 साल से वो धक्के खाता घूम रहा है, उसको ना तो सरकारी आवास दे रहे हैं, ना उसको पेंशन दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो जाट है। चौथी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी 1998 में 13 महीने की, 1999 में 5 साल चली थी उनकी सरकार। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कैबिनेट के अंदर डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को, चौधरी अजीत सिंह को, सोमपाल शास्त्री को, इसके अलावा और भी कई जाटों को मंत्री बनाया था। कैबिनेट रैंक के मंत्री बनाए थे सारे। नंबर 1 बात। दूसरी बात दोस्तों, उनके राज में अटल बिहारी के टाइम में हरियाणा में तो खैर उनकी सरकार नहीं बनी, दिल्ली में बनी थी। दिल्ली में भी उन्होंने डॉक्टर साहब सिंह वर्मा एक जाट को चीफ मिनिस्टर बनाया था। और नरेंद्र मोदी जी अपनी निजी खुंदक की वजह से आज इनकी कितने राज्यों में सरकार है दोस्तों? 20 से ज़्यादा राज्यों में सरकार है। किसी राज्य में ना तो जाट सीएम बनाते और ना केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाते, क्योंकि वही ग्रंथि जो इनके दिमाग में पली हुई है, ओम प्रकाश चौटाला और इनके बीच में जो बात हुई थी, उसी को ये पाले बैठे हैं। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई थी, गौर से मेरी बात को सुनना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। जो अभी मैंने सतपाल मलिक वाली बात आपको कही ना, कि सतपाल मलिक को एक तो राजकीय सम्मान नहीं मिला, तिरंगे झंडे में उनका शव भी नहीं लपेटा गया, ना उनको ढंग का इलाज मिला किसी अच्छे अस्पताल में, सड़ सड़ के मरे वो रामन और लोहिया जैसे सरकारी अस्पताल में। तो 1987 में जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, 415 सीटों का विशाल बहुमत था उनके पास। तो राजीव गांधी ने चौधरी चरण सिंह को भी राजकीय सम्मान दिया था, तिरंगे में लिपट के उनका अंतिम संस्कार हुआ था राजघाट पे। और राजीव गांधी खुद उनके अंतिम संस्कार में गए थे। और ये बात तो तब है जब राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह ने बाकायदा हथकड़ी लगाकर जेल में भिजवाया था। उन्होंने तो खुंदक नहीं पाली कि भाई इस आदमी ने मेरी माँ को हथकड़ी लगवाई थी। वो तो वहाँ पे गया अंतिम संस्कार में, वहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत ने उसको 2-4 बातें भी सुना दी थी, क्योंकि वो जगह देने में थोड़ी देर कर दी थी ना राजघाट पे, इस बात को लेकर उसको 2-4 बातें भी सुना दी थी, मगर फिर भी उसने खुंदक नहीं पाली। तो वो भी तो लीडर थे दोस्तों, उसके पास तो 415 सीटें थी, उसने तो अपने को भगवान घोषित नहीं किया। और यहाँ तो 240 सीट वाले अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं। वो तो चाहता तो अपने को भगवानों का भी भगवान घोषित कर लेता। तो ये कुछ वजह हैं जो मेरे दिमाग में दोनों गुजरातियों को लेकर, इस भाजपा को लेकर अच्छी समझ नहीं है, कम से कम बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, और इसलिए मेरे सारे वीडियो इनके खिलाफ होते हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ पंजाब में हुआ आगे भी होगा, देखना अभी सरकार को गिराने की भी कोशिश की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि किसी का ईमान डिग जाए, भगवंत मान अपनी जगह पर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें, उम्मीद करता हूँ आज आप ज़रूर करेंगे, वो इस QR कोड को भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्कैन करें और जैसी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मेरी आगे हिम्मत बढ़े और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।